1982 का साल था। न्यू दिल्ली बिल्कुल एक नए अवतार में ढल रही थी। हाँ, एशियन गेम्स आने वाले थे, राइट? बिल्कुल। और देश की राजधानी में फ्लाईओवर्स, लग्जरी होटल्स और उन शानदार खेल स्टेडियम्स का कंस्ट्रक्शन एकदम वॉर फुटिंग पर चल रहा था। मतलब बाहर से देखने पर ना ये एक मॉडर्न डेवलपिंग इंडिया की बहुत चमकती हुई तस्वीर थी। सही कहा। पर उन विशाल स्टेडियम्स की कंक्रीट और स्टील की नींव में एक ऐसा सच दफन था जिसने आगे चलकर भारत की न्यायपालिका यानी जुडिशरी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। ओह वाओ, तुम उन मजदूरों की बात कर रहे हो ना, जो दिन रात वहां काम कर रहे थे? हाँ, वही। हजारों मजदूर जो इन स्टेडियम्स को बना रहे थे, उन्हें मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसा दिया जा रहा था। और सुनने में आता है कि उनके पास ना पीने का साफ पानी था और ना रहने की कोई ढंग की जगह थी। एग्जैक्टली। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एक ऐसी लीगल और फिलोसॉफिकल बहस शुरू हुई जिसने इस सवाल को हमेशा के लिए बदल दिया कि शोषण या एक्सप्लॉयटेशन आखिर कहते किसे हैं। राइट। तो आज की इस चर्चा में हम द केसरी नंदन एकेडमी के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 के नोट्स पर गहराई से विचार करने वाले हैं। हाँ, और हमारा खास मकसद है भारत के संविधान का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसको समझना, जो कि आर्टिकल्स 23 और 24 में दर्ज है। देखो, जब भी एक्सप्लॉयटेशन वर्ड सामने आता है तो दिमाग में हिस्ट्री की किताबों के कुछ पुराने पन्ने खुलने लगते हैं, लाइक जमींदारी सिस्टम, गुलामी या कोड़े पड़ने की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें। सही बात है। पर क्या एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा है या इसने मॉडर्न सोसाइटी में एक नया बिल्कुल इनविजिबल रूप ले लिया है? वही तो आज हम इन्हीं नोट्स के माध्यम से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज के समय में सबसे वल्नरेबल सेक्शंस की डिग्निटी को बचाता है। बिल्कुल। इस चर्चा में हम ये भी डिकोड करेंगे कि कैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठाना एक टेक्निकल क्राइम है, बच्चों के राइट सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर कैसे काम करते हैं, और एडुकेशन यानी शिक्षा इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार कैसे है। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 23 के पहले हिस्से से, यानी आर्टिकल 23 क्लॉज 1। संविधान की भाषा यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और बेगार दोनों पर पूरी तरह रोक लगाता है। पहले ना ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स को समझते हैं। आमतौर पर लोग इसका मतलब सिर्फ किडनैपिंग या स्मगलिंग से निकालते हैं। हाँ, यूजुअली दिमाग में वही आता है। राइट। पर लीगल टर्म्स में इसका स्कोप उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स का कोर कॉन्सेप्ट है एक इंसान को एक कमोडिटी यानी एक बिकाऊ सामान में बदल देना। सोचो, एक ऐसा बाजार जहां कमोडिटीज नहीं, जिंदा इंसानों की खरीदो फरोख्त होती हो। एग्जैक्टली। इसके अंदर हर तरह की स्लेवरी, देवदासी सिस्टम जैसी कुप्रथाएं और इमोरल ट्रैफिक फॉर प्रोस्टिट्यूशन शामिल है। इन्हीं चीज़ों को लीगली रोकने के लिए पार्लियामेंट ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 पास किया था। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट की असली गहराई ना तब समझ आती है जब हम कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते हैं। इन नोट्स में एक बेहद पावरफुल केस का जिक्र है, गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। हाँ, ये बहुत लैंडमार्क केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ उन महिलाओं का नहीं था जो रेड लाइट एरियाज में प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स्ड हैं, बल्कि उनके बच्चों का भी था। को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। सही बात है। कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर इन बच्चों को रेड लाइट एरियाज के एनवायरनमेंट में ही बड़ा होने दिया गया तो सोसाइटी उन्हें मार्जिनलाइज्ड ही रखेगी और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस ट्रैफिकिंग लूप का हिस्सा बन जाएंगे। एकदम चेन बन जाएगी। तो जुडिशरी ने यहाँ एक बहुत बड़ा सिद्धांत सामने रखा। उन्होंने कहा कि इन बच्चों का भी समानता, गरिमा और केयर पर उतना ही फंडामेंटल राइट है जितना किसी और का। तो मैकेनिज्म क्या था यहाँ पर? कोर्ट का मानना था कि बच्चों को सोशल मेन स्ट्रीम में लाना स्टेट की यानी सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, क्योंकि अगर स्टेट इन बच्चों को एजुकेशन और सेफ हाउसिंग प्रोवाइड नहीं करता तो इनडायरेक्टली स्टेट उस एक्सप्लॉयटेशन साइकिल को चलने दे रहा है। बिल्कुल। ये जजमेंट सिर्फ पनिशमेंट पर फोकस्ड नहीं था, ये उस चेन को तोड़ने पर फोकस था जहां गरीबी और सोशल स्टिग्मा एक इंसान को दोबारा कमोडिटी बनने पर मजबूर कर देते हैं। जरा सोचिए, आर्टिकल 23 उस काले बाजार पर कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा ताला है। लेकिन अब यहाँ एक थ्योरेटिकल उलझन पैदा होती है। इंसान को खरीदना और बेचना तो ऑब्वियसली क्राइम है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता। राइट। पर क्या होगा अगर कोई इंसान खुद आकर कहे कि मैं फ्री में या बहुत कम पैसों में काम करने को तैयार हूँ? ओह वाह, ये तो एकदम अलग एंगल हो गया। है ना?
अगर कोई अपनी मर्जी से लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो क्या उसे रोकना उसकी आजादी छीनना नहीं है? यहीं पर आर्टिकल 23 का दूसरा हिस्सा यानी बेगार और फोर्स्ड लेबर पिक्चर में आता है। और इस डिबेट को हमेशा के लिए सेटल किया था उसी 1982 के आसियाड गेम्स वाले केस ने। जिसे लीगली PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या सिंपली एशियाड केस कहा जाता है। हाँ, तो उसमें हुआ क्या था कि पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी PUDR ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली कि एशियाड गेम्स के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मिनिमम वेज लॉज का खुल्लम खुल्ला वायलेशन हो रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ना, उनका बड़ा सीधा सा लॉजिक था वहाँ। उन्होंने कहा कि भाई हमने किसी के सर पर बंदूक थोड़ी रखी है। हाँ, उन्होंने यही कहा कि ये मजदूर गांव से खुद आए हैं, इनको पता था हम कितना पैसा देंगे, इन्होंने खुद काम एक्सेप्ट किया है, तो इसमें फोर्स या जबरदस्ती कहाँ से आई? ये तो भाई साहब फ्री मार्केट का अग्रीमेंट है। पूरा लीगल सिस्टम इस सवाल पर आकर रुक गया कि आखिर फोर्स की डेफिनेशन क्या है। अगर एक इंसान फिजिकली आजाद है और उसने लीगली एक कागज पर अंगूठा लगाया है, तो क्या वो सच में फोर्स्ड लेबर का शिकार हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था इस मुद्दे पर, वो एक वाटरशेड मोमेंट था। कोर्ट ने फोर्स की पुरानी नैरो डेफिनेशन को बिल्कुल पलट कर रख दिया। उन्होंने साफ कहा कि फोर्स सिर्फ फिजिकल नहीं होती, जहां किसी को पीटकर काम करवाया जाए, या फोर्स सिर्फ लीगल नहीं होती, जहां जेल भेजने वाले कानून का डर दिखाया जाए। एक तीसरी और सबसे भयानक फोर्स होती है, और वो है इकोनॉमिक कंपल्शन यानी आर्थिक मजबूरी। इसकी डेप्थ्स को एनालाइज करते हैं। कोर्ट ने समझाया कि जब कोई इंसान भयंकर गरीबी में होता है, जब उसके सामने अपने और अपने परिवार की भूख मिटाने का सवाल होता है ना, तो उसकी फ्री विल यानी उसकी मर्जी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, उस हालत में अगर वो मिनिमम वेज से कम पर काम करने के लिए तैयार होता है, तो वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, वो अपनी भूख और मजबूरी के दबाव में काम कर रहा है। पॉवर्टी एक्ट्स एग्जैक्टली लाइक अ फिजिकल थ्रेट। सही में, अगर किसी के पास भूखे मरने और 10 रुपए में दिन भर पत्थर तोड़ने के बीच चुनने का ऑप्शन हो, तो क्या हम उसे सच में मर्जी या कंसेंट कह सकते हैं? द आंसर इज एन एब्सोल्यूट नो। इसीलिए कोर्ट ने रूल किया कि कोई भी लेबर जहां मिनिमम वेज से कम कॉम्पनसेशन दिया जा रहा हो, वो डायरेक्टली आर्टिकल 23 के अंडर फोर्स्ड लेबर माना जाएगा, भले ही मजदूर ने खुद उसे करने की हामी भरी हो। ये ना एक्सप्लॉयटेशन की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग का फाउंडेशनल पिलर बन गया। पर देखो, बात सिर्फ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स तक सीमित नहीं रही। इस फिलॉसफी का असली टेस्ट तब हुआ जब खुद स्टेट यानी सरकार एक्सप्लॉइटर के रूप में सामने आई। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। केसरी नंदन एकेडमी के नोट्स में इस रेफरेंस को समझाने के लिए संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1983 का एनालिसिस दिया गया है। पब्लिक वर्क शुरू किए ताकि लोगों को काम मिल सके और उन्हें कुछ आमदनी हो। लेकिन इसमें एक पेच था। सरकार ने इन अकाल राहत कामों में मजदूरों को मिनिमम वेज से कम पैसे दिए। वेट, सरकार खुद मिनिमम वेज से कम दे रही थी? हाँ, और सरकार की तरफ से आर्ग्यूमेंट बहुत ही पैटर्नलिस्टिक था। उन्होंने राजस्थान फैमिन रिलीफ वर्क्स एम्प्लॉयज एक्ट का हवाला दिया और कहा कि देखिए, हम इन लोगों पर एक तरह से एहसान कर रहे हैं। ओह वाओ, एहसान कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने कहा क्राइसिस का टाइम है, हम इन्हें एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं ताकि ये जिंदा रह सकें, तो यहाँ मिनिमम वेज का कानून लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट थोड़ी ना है, ये तो रिलीफ वर्क है। एक वेलफेयर स्टेट इस तरह का आर्ग्यूमेंट दे रहा था। पर जुडिशरी ने इस आर्ग्यूमेंट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। रिलीफ देने की ही क्यों ना हो। अगर सरकार काम करवा रही है तो उसे मिनिमम वेज देनी ही पड़ेगी। मिनिमम वेज किसी के काम की वो सबसे निचली कीमत है जो उस इंसान को जिंदा रहने और एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जरूरी है। सही बात है। अगर स्टेट ही फैमिन रिलीफ के नाम पर सस्ते मजदूर ढूंढने लगे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना। संजीत रॉय केस ने ये क्लियरली एस्टैब्लिश किया कि आर्टिकल 23 स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के खिलाफ बराबर रूप से लागू होता है। अब यहाँ से एक लॉजिकल आगे का कदम सोचते हैं। अगर हर तरह का फोर्स्ड लेबर और बेगार कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो क्या ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहाँ सरकार आपसे मजबूरन कोई काम करवा सके? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है? असल में संविधान निर्माता बहुत प्रैक्टिकल थे। उन्हें पता था कि नया नया आजाद हुआ देश आगे चलकर कई आपातकालीन स्थितियों का सामना कर सकता है। इसलिए आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में एक एक्सेप्शन रखा गया। इसके तहत स्टेट चाहे तो पब्लिक पर्पसेस यानी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कंपल्सरी सर्विस इंपोज कर सकता है। इसमें मिलिट्री कंस्क्रिप्शन शामिल हो सकता है, जैसे युद्ध के समय अनिवार्य सैन्य सेवा
या किसी भयंकर नेचुरल डिजास्टर जैसे बाढ़ या भूकंप के समय रिलीफ वर्क के लिए सोशल सर्विस। लेकिन इस एक्सेप्शन के अंदर ना एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन छिपी हुई है जिसे नोट्स में हाईलाइट किया गया है। हाँ, वो कंडीशन ये है कि सरकार कंपल्सरी सर्विस डिमांड तो कर सकती है, लेकिन ऐसा करते समय वो धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। अब सवाल उठता है कि ये स्पेसिफिक वर्ड्स क्यों डाले गए, सिर्फ रेस, कास्ट, क्लास क्यों? इसके पीछे भारत का लंबा और बहुत दर्दनाक सामाजिक इतिहास है। बिल्कुल, सदियों तक लोअर कास्ट पर हिस्टोरिकली ये दबाव रहा कि गांव में कोई महामारी आए या कोई डिजास्टर हो तो साफ सफाई और डेड बॉडीज उठाने का अनिवार्य काम उन्हीं से करवाया जाता था। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो नहीं चाहते थे कि कल को कोई भी सरकार पब्लिक सर्विस के नाम पर पुराने कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन को लीगली जस्टिफाई कर दे। इसलिए ये कंडीशन लगाई गई कि अगर देश को जरूरत है तो सबको आना पड़ेगा। डिजास्टर रिलीफ में मेहनत करने का ऑर्डर किसी एक स्पेसिफिक जाति या धर्म के लोगों पर नहीं थोपा जा सकता। ये एक्सेप्शन भी इक्वालिटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल पर टिका हुआ है। सही बात है। तो बड़ों के लेबर, वेजेस और ट्रैफिकिंग की इतनी डीप डिस्कशन के बाद अब इस विषय का एक सबसे नाजुक और दर्दनाक पहलू सामने आता है। उन लोगों का क्या जिनकी कोई आवाज ही नहीं है, जिनकी कोई यूनियन नहीं होती, जो वोट नहीं डालते, यानी कि बच्चे। यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आर्टिकल 24 की एंट्री होती है जो स्पेसिफिकली बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक मजबूत शील्ड बनाता है। आर्टिकल 24 बहुत क्लियरली मैंडेट करता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्री, खान यानी माइन या किसी भी हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। हैजर्डस का मतलब जहां जान या सेहत को सीधा खतरा हो, जिसमें बाद में जुडिशरी ने कंस्ट्रक्शन वर्क को भी लीगली हैजर्डस माना है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इन कानूनों का जमीनी सच कुछ और ही था। सिवाकासी तमिलनाडु का एग्जाम्पल ले लो, जो कि देश भर में फायर क्रैकर्स यानी पटाखों और मैचस्टिक्स के उत्पादन का सबसे बड़ा हब माना जाता था। वहां फैक्ट्री के अंदर का माहौल कैसा होता था? बारूद की धूल, केमिकल फ्यूम्स, वेंटिलेशन का पूरी तरह ना होना, और हजारों छोटे छोटे बच्चे जो उन डेंजरस केमिकल्स को अपने नंगे हाथों से हैंडल कर रहे थे। ये बच्चे सस्ते लेबर थे क्योंकि वो नेचुरली ज़्यादा वेजेस की डिमांड नहीं करते थे, छुट्टियां नहीं मांगते थे और छोटे हाथों से डेलिकेट काम आसानी से कर लेते थे। इस भयंकर एक्सप्लॉयटेशन को फाइनली एड्रेस किया सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में। ये केस लीगल हिस्ट्री में इसलिए लैंडमार्क नहीं है कि उसने चाइल्ड लेबर को इलीगल डिक्लेयर किया, वो तो आर्टिकल 24 में पहले से ही लिखा था। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक पूरा मैकेनिज्म तैयार किया कि चाइल्ड लेबर को असल में खत्म कैसे किया जाए। कोर्ट जानती थी कि बच्चा फैक्ट्री में इसलिए नहीं आता क्योंकि उसे काम करने का कोई शौक है, वो आता है क्योंकि उसके घर में खाना नहीं है। अगर कोर्ट सिर्फ फैक्ट्री सील करके बच्चों को बाहर निकालने का ऑर्डर पास कर देती तो टेक्निकली तो कानून का पालन हो जाता, पर रियलिस्टिकली सोचें तो वो बच्चा या तो भूखा मरता या किसी और क्राइम में चला जाता। तो कोर्ट ने क्या फ्रेमवर्क बनाया? उन्होंने एक चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड एस्टैब्लिश किया और जो एम्प्लॉयर उन बच्चों से काम करवा रहा था उसको पीनलाइज करने के लिए कोर्ट ने उस पर हर एक बच्चे के हिसाब से 20,000 रुपए का फाइन लगाया, जो इस फंड में जमा होना था। वेट, 1997 में 20,000 रुपए? हाँ, ये उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इसने इन फैक्ट्रीज के लिए चाइल्ड लेबर को इकोनॉमिकली अनवायबल यानी एक बहुत महंगा सौदा बना दिया। पर इस फंड के पैसों का आगे करना क्या था? कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया कि बच्चे को फैक्ट्री से निकालने के बाद उसके परिवार के किसी एक अडल्ट मेंबर को उसकी जगह नौकरी दी जाए ताकि परिवार की जो आमदनी है वो बंद ना हो। अच्छा। और अगर गवर्नमेंट नौकरी प्रोवाइड नहीं कर सकती तो स्टेट को उस 20,000 के कॉर्पस फंड पर जो इंटरेस्ट आएगा उसमें खुद अपनी तरफ से हर महीने पैसे मिलाकर उस बच्चे की बेसिक इनकम इंश्योर करनी होगी। पर शर्त ये थी कि बच्चा फैक्ट्री के बजाय स्कूल जाए। ओह वाओ। मैं यही सोच रहा था, न्याय का मतलब सिर्फ फैक्ट्री का दरवाजा बंद करना थोड़ी है, बल्कि स्कूल का दरवाजा खोलना भी है। आप एक गरीब बच्चे के हाथ से उसका काम नहीं छीन सकते जब तक कि आप उसके परिवार को जिंदा रहने का दूसरा रास्ता ना दें। सही बात है। ये जजमेंट दिखाता है कि लॉ हवा में काम नहीं करता।
जब तक आप एक्सप्लॉयटेशन के रूट कॉज यानी आर्थिक लाचारी का सल्यूशन नहीं निकालते, तब तक सिर्फ बैन लगाना यूजलेस है। और वक्त के साथ इन लॉज में मॉडिफिकेशंस भी हुए हैं। जैसे 2016 में आया चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट। इसने रूल को और स्ट्रिक्ट कर दिया। अब 14 साल तक के बच्चों के लिए किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन में काम करना पूरी तरह प्रोहिबिटेड है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन रखा गया है कि बच्चा अपने स्कूल आवर्स के बाद या छुट्टियों में अपने परिवार के ही किसी सेफ नॉन हैजर्डस बिजनेस में मदद कर सकता है। वैसे इस एक्सेप्शन पर भी काफी बहस होती है कि क्या ये पारिवारिक बिजनेस के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन का नया रास्ता तो नहीं खोलता। पर इंटेंशन यही थी कि फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल स्किल्स बच्चे सीख सकें बिना अपनी एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज किए। और इसके अलावा 14 से 18 साल के एडोलेसेंट्स को भी हैजर्डस प्रोसेसेस से बिल्कुल दूर रखा गया है इस नए अमेंडमेंट में। अब यहाँ एक लॉजिकल पैटर्न नोटिस कीजिए। MC मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार स्कूल जाने की शर्त रखी थी। हाँ, क्योंकि आर्टिकल 24 बच्चे को हैजर्डस इंडस्ट्री से निकाल तो लेता है, पर उसे भेजेगा कहाँ? खाली बैठा बच्चा पॉवर्टी के चक्कर में वापस फंसेगा ही। यहीं पर संविधान का एक और हिस्सा यानी आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन पिक्चर में आता है। जब हम इन नोट्स को समराइज करते हैं तो ये क्लियर समझ आता है कि फंडामेंटल राइट्स अलग-अलग डिब्बों में बंद नहीं हैं, वो इंटरकनेक्टेड हैं। बिल्कुल। 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जिसने 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया। तो एक तरह से आर्टिकल 21A को हम आर्टिकल 24 का एक जरूरी इंजन कह सकते हैं, जो आर्टिकल 24 की तलवार को असल में कारगर बनाता है। सही कहा। जब स्टेट एक गरीब बच्चे को मुफ्त एजुकेशन, मिड डे मील जैसी सुविधाएं और स्कूल का सेफ एनवायरनमेंट देता है ना, तो असल में वो बच्चा और उसके परिवार को एक ऐसी इकोनॉमिक एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है जो उन्हें जनरेशनल पॉवर्टी से बाहर निकाल सकती है और फोर्स लेबर के ग्रेविटेशनल पुल से दूर ले जा सकती है। तो लाइफ यानी आर्टिकल 21 का प्राइमरी हिस्सा है राइट टू लिव विद डिग्निटी। और बिना एजुकेशन के डिग्निटी और अवेयरनेस आना लगभग नामुमकिन है। जब बच्चा पढ़ेगा तभी वो कल को अपने अधिकार समझ पाएगा और आसियाद केस के जजमेंट को अपने हक में इस्तेमाल कर पाएगा। तो इस गहरे एनालिसिस के बाद हम ओवरऑल क्या कंक्लूड कर सकते हैं? आर्टिकल्स 23 और 24 किसी पुरानी हिस्ट्री बुक के चैप्टर्स नहीं है। ये इस बात की गारंटी है कि इंसानियत को बिकाऊ नहीं बनने दिया जाएगा, और स्टेट को अगर वेलफेयर स्टेट कहलाना है तो वो गरीब की लाचारी पर अपनी फाउंडेशन नहीं रख सकता, और बच्चों को फैक्ट्रीज की चिमनियों की जगह क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड्स की जरूरत है। ये सभी राइट्स गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी उतने ही लागू होते हैं। लेकिन इन नोट्स की डीप डाइव से आज का मेरा मकसद सिर्फ सेटल्ड लॉ को एक्सप्लेन करना नहीं था। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक ऐसी प्रोवोकेटिव थॉट पर चर्चा छोड़ना चाहते हैं जो हमारे सोसाइटी के फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगी। आसियाद केस का वो पॉइंट याद कीजिए जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इकोनॉमिक कंपल्शन यानी आर्थिक मजबूरी में आकर कम पैसों पर काम करना भी एक तरह का फोर्स्ड लेबर है। अब आज की दुनिया को देखिए। आजकल हर बड़ी सिटी एक गिग इकोनॉमी पर चल रही है। हजारों लाखों डिलीवरी राइडर्स और कैब ड्राइवर्स रात के 2-2 बजे तक सड़कों पर काम कर रहे हैं। उन्हें पार्टनर्स या फ्रीलांसर्स कहा जाता है, जिसका टेक्निकल मतलब ये निकाला जाता है कि वो एम्प्लॉयज नहीं है और इसलिए उन पर मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी या वर्किंग आवर्स की कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती। एक एल्गोरिदम उन्हें डिक्टेट करता है कि कितने ऑर्डर्स पूरे करने पर कितना इंसेंटिव मिलेगा। पे आउट रेट्स लगातार कम होते जाते हैं और एक डिलीवरी राइडर को डिसेंट आमदनी करने के लिए दिन में 14 से 16 घंटे अपनी बाइक पर तपाती धूप या बारिश में बिताने पड़ते हैं। तो अगर इन हालातों को आसियाद केस के जजमेंट की रोशनी में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक इंसान जिसके पास एम्प्लॉयमेंट की दूसरी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जो EMI या रेंट के बोझ तले दबा है और जो एल्गोरिदम के रूल्स के तहत 15 घंटे लगातार राइड करने पर मजबूर है ताकि वो अपना घर चला सके, क्या वो आजाद है? बिना किसी सोशल सिक्योरिटी और मिनिमम इनकम गारंटी के उससे काम लेना भी इकोनॉमिक कंपल्शन की कैटेगरी में आता है। क्या जाने अनजाने में ये मॉडर्न एज का नया इनविजिबल फोर्स लेबर तो नहीं बनता जा रहा, जहां बेड़ियां लोहे के नहीं बल्कि कोड और एल्गोरिदम की बनी है? जुडिशरी इस नए सिनेरियो से आने वाले समय में कैसे निपटेगी, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि संविधान रुके हुए पानी की तरह नहीं होता,
वो नदी की तरह आगे बढ़ता है नए जमाने की नई समस्याओं का सामना करने के लिए। इस बेहद अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आज की इस डीपली एनालिटिकल चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सोचते रहिए, अपने इर्द गिर्द के सिस्टम्स को इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल नजरियों से एनालाइज करते रहिए और इस कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग लीगल वर्ल्ड की गहराई में हमारे साथ जाते रहिए।